हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी ईआईएस और एसएम की। तो ईआईएस में चैप्टर 1 का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 2 और ये चैप्टर नंबर 2 जो है ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे भी पोस्ट करूंगा और जो मेरे बच्चे से रेगुलर करते हैं उस पर भी मैं इन्हें दूंगा ये क्लासेस। तो आप क्या है, अगर आपने मेरे से क्लास नहीं ले रखी तो कोई बात नहीं, इस 30 मिनट्स को कंटिन्यू बेसिस सुनिएगा। आपका पूरा चैप्टर 2 30 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। आई एम श्योर ऑन माई साइड। अगर आपके पास कोई लेटेस्ट अपडेटेड बुक है तो आप वो यूज़ करिएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है लेटेस्ट या अपडेटेड तो इस बुक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मास्टर ब्लास्टर रिवीजन में आपको करा रहा हूँ, जिसमें अभी ईएएस का चल रहा है, अभी साथ में फिर एसएम का भी चलेगा और विद इन अ फ्यू डेज हमारा ईएएस और एसएम जो है प्रॉपर रिवाइज हो जाएगा विथ ऑल अमेंडमेंट्स। ईएएस में अमेंडमेंट आई होगी, आपको शायद नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, मैं विथ इन अ कोर्स इन चीज़ों को यहाँ पे अपडेट करते हुए चलूँगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको फास्ट लग सकता है, वो रेगुलर रिकॉर्डिंग में से मैंने जो रिवीजन कराया है वहाँ पे यहाँ पे मैंने आपको दिया है, लेकिन हाँ 30 मिनट्स के अंदर आप एक दो बार इसको और सुनिए, हर चीज़ आपके दिमाग में विद अ परफेक्ट एग्जाम्पल सेट हो जाएगी। इट्स माई प्रॉमिस। चलिए रिविजन शुरू करते हैं और प्रॉपर देखिएगा। एक आध वर्ड आपको लगे कि ये तो रेगुलर क्लास वाला है तो आप परेशान मत होइएगा, आप बस सीखिएगा। जो भी चीज़ नहीं आती उसे अंडरलाइन कीजिएगा और उसका अगेन रिवाइज कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। क्या होगा, आपके सामने फुल पेज आ चुका होगा। अब हो सकता है कि आप ड्राइविंग कर रहे हो सकता है आपके पास बुक ना हो, तो इससे क्या होगा, ये पूरी चीज़ें एक बार आपके सामने आ गई तो आप इजीली इसको रिकॉल कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड में। हमें सबसे पहले डिस्कस करना है सिस्टम के बारे में कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम क्या होता है सर, ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसे प्रोसीजर होते हैं जो कि हमें हमारा मकसद दिलाने में हेल्प करते हैं और ऑर्गेनाइज जो हमारा स्कीम है उस मेथड को अप्लाई करने में मदद करते हैं। ठीक है, समथिंग इज डन एंड ऑर्गेनाइज स्कीम। तो इसके लिए मैंने आपके लिए छोटा सा एक चार्ट यहाँ पे बनाया था सिस्टम के बारे में। सिस्टम क्या है, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल और प्रोसीजर होता है जिसमें हम एक ऐसा काम करते हैं जिससे हमारी ऑर्गेनाइज्ड स्कीम जो है उसके मेथड को सेट और डेवलप करने में हेल्प मिले। दिस इज आवर सिस्टम। नाउ माय डियर फ्रेंड, वी हैव अ नेक्स्ट, दिस व्हाट इज डू यू मीन बाय प्रोसेस। तो प्रोसेस के लिए भी मैंने आपको एक छोटा सा चार्ट बना के दिया था, मैं एक दोबारा से रिकॉल दे दूं आपको इस चीज़ का कि प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं। क्या है सर, एक बार बोलो मेरे साथ, सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जो यूजेस करता है इनपुट और जिससे आते हैं आउटपुट। तो आप बोलोगे यूजेस ऑफ इनपुट एंड प्रोड्यूस करते हैं आउटपुट, और ये जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट यहाँ लगाए जाते हैं इन सभी को हम क्या बोलते हैं सर, प्रोसेस बोलते हैं। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, कम टू द नेक्स्ट। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है मास्टर डाटा एंड नॉन मास्टर डाटा क्या है। तो भैया मास्टर डाटा के लिए मैंने हमेशा आपको बताया कि मास्टर डाटा वो डाटा है जो चेंज नहीं होता है, एक बार फिक्स हो जाता है तो हो जाता है। जैसे पैन नंबर है, नेम है, बैंक है, आधार कार्ड है, जीएसटी डिटेल्स है, ये आपके मास्टर डाटा होते हैं। और क्वेश्चन है सर नॉन मास्टर डाटा क्या है। तो नॉन मास्टर डाटा वो डाटा है जो हमारे टाइम टू टाइम चेंज होते जाते हैं। जैसे यहाँ पे नॉन मास्टर डाटा विच इज एक्सपेक्टेड टू चेंज फ्रिक्वेंटली, जिसे हम टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं और वो फिक्स नहीं होता। जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन है, अकाउंट के बैलेंस की पेमेंट वगैरह है, क्रेडिटर्स डेब्टर्स, ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर के ट्रांजेक्शन हैं वो सेल परचेज आपस में चलती रहेगी, पेमेंट होती रहेगी, तो इसे हम कहते हैं नॉन मास्टर डाटा। मास्टर डाटा के सर 4 बच्चे हैं, अकाउंटिंग मास्टर डाटा, इन्वेंट्री मास्टर डाटा, पेरोल मास्टर डाटा एंड डिस्ट्रीब्यूटरी मास्टर डाटा। जब हम बात करते हैं किसी भी पार्टी का जो अकाउंट बन रहा है, डेब्टर बन रहा है, क्रेडिटर बन रहा है, उससे रिलेटेड जो भी ग्रुप्स बन रहे हैं, लेजर बन रहे हैं, इसको अकाउंटिंग मास्टर डाटा कहते हैं। इन्वेंट्री मास्टर डाटा की डिटेल्स जो होती है वो आइटम, स्टॉक ग्रुप्स, गोडाउन्स, इन्वेंट्री वाउचर्स टाइप्स को डिस्प्लेन करता है। पेरोल मास्टर डाटा क्या है, जो कहता है कि जैसे कोई बंदा सैलरी के लिए आया, उसको जॉब पे रखना है, तो अब वो क्या किस चीज़ में एक्सपर्ट है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसका पैन क्या है, उसका आधार क्या है, उसको सैलरी कितनी दी जाएगी, कैसे दी जाएगा, उसका इंक्रीमेंट कैसे होगा, ये सब पेरोल मास्टर डाटा में आता है। नाउ वी हैव स्टेटरी डाटा। स्टेटरी डाटा कहता है कि जीएसटी और इनकम टैक्स की कंप्लायंस कैसी होगी, या कोई भी अदर लॉ जो आपके ऊपर अप्लाई करता है वो फाइनली कैसे होगा, इसको हम स्टेटरी मास्टर डाटा जो है वो कहते हैं। नाउ वाउचर टाइप क्या है सर, सबसे पहले हमारे पास कॉन्ट्रा में कहता है कि जैसे अगर हमें बैंक से पैसे निकालने हैं या बैंक में पैसे जमा करने हैं या फिर हम कैश ट्रांसफर कर रहे हैं किसी अनदर लोकेशन पे, तो भैया इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा। और अगर हम फंड ट्रांसफर कर रहे हैं अपने ही किसी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर, तो इसको हम कॉन्ट्रा बोलते हैं। फिर है पेमेंट, जिसमें हम किसी भी टाइप की पेमेंट करते हैं, दिस इज ऑल कॉल्ड अ वाउचर। जनरल एंट्री, जिसमें भी हम कैश नॉन कैश जो भी हम जनरल क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे जनरल्स हो जाते हैं। उसके बाद परचेज, कुछ भी हम खरीद रहे हैं ट्रेडिंग वगैरह में तो हमारे लिए परचेज हो जाता है। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के लिए हमने पहले ही सीखा था कि कोई भी सेल है, परचेज है, उसमें जब हम कोई चेंजेस या करेक्शंस करते हैं तो उसको हम क्रेडिट नोट या डेबिट नोट करते हैं। परचेज ऑर्डर, जब भी हम कुछ खरीदने के लिए किसी को ऑर्डर देते हैं तो उसको हम परचेज ऑर्डर कहते हैं। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज वाउचर नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय वाउचर नंबर। वाउचर नंबर मतलब क्या होता है कि एक आपकी सेपरेट यूनिक आइडेंटिटी होती है हर वाउचर की, उसकी डॉक्यूमेंट की, और इसका फायदा क्या होता है कि इसमें नंबरिंग डली होती है। कभी भी किसी भी वाउचर के अकॉर्डिंग अगर किसी क्लाइंट को या पार्टी को आइडेंटिफाई करना है तो आप इजीली कर
सकते हो। और ऑल वाउचर जो होते हैं रिकॉर्ड होते हैं, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं। और जो भी वाउचर आप देख रहे हो रिकॉर्डेड अर्लियर मस्ट हैव एन अर्लियर नंबर, ठीक है सर। मान लो कोई 1 तारीख को इनवॉइस रिलीज हुआ और कोई 30 को हुआ, तो ऑब्वियसली जो 1 तारीख को रिलीज हुआ है उसका नंबर जो है होगा वो अर्लीस्ट होगा, और जो सबसे लास्ट में इशू हुआ है उसका लास्ट, मतलब आप कह दो लास्ट बिल होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर एक दिन में 30 बच्चे एडमिशन लेते हैं तो 1 तारीख को जो सबसे पहले आया 10 बजे उसका बिल नंबर 1 ही होगा, और जो 30 तारीख को आया उसका अराउंड सबसे लास्ट में आया उसका बिल नंबर 900 ही होगा। तो इसको वो कह रहे हैं ये वाउचर नंबर आपका होता है। फिर है अकाउंटिंग फ्लो। अकाउंटिंग फ्लो के लिए मैंने छोटा सा डायग्राम आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाया था, और यहाँ पे जो है आपकी डिटेल्स लिखी हुई थी कि भैया एक इंसान है वो ट्रांजेक्शन और वाउचर एंट्री तक मेंटेन करता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक पोस्टिंग, बैलेंसिंग एंड ट्रायल बैलेंस डाल देता है, और इसी की बेस पे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट जो होती है वो क्रिएट हो जाती है। नाउ वी हैव अ टाइप्स ऑफ लेजर। टाइप्स ऑफ लेजर में एक छोटा सा डायग्राम है जो आपको देखना था। डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस में असेट्स होती है, एक्सपेंसेस होती है। क्रेडिट बैलेंस में इनकम होती है, लायबिलिटी होती है। उसके बाद एक्सपेंसेस और इनकम जो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाती है, और असेट्स और लायबिलिटी जो होती है वो बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। नाउ वी हैव अ ग्रुपिंग ऑफ लेजर। हमारे पास भैया 4 ग्रुप है, इनकम, एक्सपेंस, असेट्स एंड लायबिलिटी। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, सर वाई ग्रुपिंग? एक्चुअली ग्रुपिंग जो होता है वो सॉफ्टवेयर को समझाना पड़ता है कि कौन सी पार्टी जो है वो किस ग्रुप को बिलोंग कर रही है। उसके बाद टेक्निकल कॉन्सेप्ट था जो अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। टेक्निकल कॉन्सेप्ट में होता है फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड एंड बैक एंड का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि लेट सपोज अब हमसे क्लासेस देते हैं, तो जो फ्रंट एंड है मोबाइल ऐप है जिससे आप क्लासेस देखते हैं, जो यूट्यूब है जिससे आप वीडियोस देखते हैं, वो आपके लिए फ्रंट एंड होता है। लेकिन जो चीज़ जहाँ रिकॉर्ड हो रही है, जहाँ स्टोर हो रही है, वो सारी चीज़ें आपके बैक एंड का पार्ट होती हैं। तो इसने ये लिखा है वर्किंग ऑफ एनी सॉफ्टवेयर डिपेंड अपॉन 2 थिंग्स, दैट इज फ्रंट एंड एंड बैक एंड। एक क्वेश्चन और आता है हमारे पास, वाई सेपरेट फ्रंट एंड बैक एंड इन द सॉफ्टवेयर। तो हम ये कहेंगे कि भैया अगर एक हुआ तो डोमेन एक्सपर्टाइज नहीं कर पाओगे, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा, क्योंकि उसको डोमेन भी समझना पड़ेगा, फ्रंट एंड भी समझना पड़ेगा, बैक एंड भी समझना पड़ेगा। स्पीड जो होगी डाउन हो जाएगी, उसको 2 मिनट में लॉगिन और पासवर्ड ही चाहिए था, अब उसको और फालतू काम करने पड़ेंगे, उसका टाइम वेस्ट होगा। और लैंग्वेज फिर बैरियर यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि हर कोई कमांड वगैरह और जो कोडिंग वगैरह होता है उसका एक्सपर्ट नहीं होता। तो इसीलिए कहा जाता है अलग अलग बनाओ, सॉफ्टवेयर के लेवल से और वेबसाइट या ऐप के लेवल से, इस तरीके से बनाओ कि यूज़र को यूज़र फ्रेंडली समझ में आए। नाउ वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं सर, इंस्ट्रक्शंस दे पा रहे हैं, और जो यूज़र है उसको वो चीज़ें मिले जो वो चाहता है, और जो आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट वो चाहता है ऐप के थ्रू वो उसको मिलना चाहिए। वहाँ पे इनपुट में वो अपने इंस्ट्रक्शंस डालेगा, और आउटपुट के तौर पे जो भी उसने कमांड डाली, जैसे वीडियो सिलेक्शन या फिर इमेजेस या जो भी वो कमांड डाल रहा है ऑनलाइन, वो उसको मिलना चाहिए। बैंक अकाउंट डिटेल्स में आप कहते हो कि मुझे मेरी पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, तो आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल के अपनी डिटेल्स को वहाँ से ले लेते हो। नाउ वी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन वर्सेस क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। इसमें इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन वो होता है जो आपके हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होता है, वेब एप्लीकेशन होता है जो हार्ड डिस्क में नहीं होता है, इसका आपको ब्राउजर इंटरनेट चाहिए होता है। क्लाउड एप्लीकेशन आपका यूट्यूब या मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन ही से कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन एंड क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, इसमें अमेंडमेंट आई हुई है। इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस जो होता है, देखो इंस्टॉलेशन जो होगा इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में उसको हार्ड डिस्क में करना पड़ेगा, लेकिन क्लाउड बेस्ड में हम इसको ऐसे ही करने की जरूरत नहीं है, ये ऑनलाइन ही अपने आप अपडेट होता है, और ऑनलाइन ही ये रहता है, कोई भी बंदा कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता है। एक्सेसिबिलिटी का अगला पॉइंट आ गया कि भैया ये आप तभी कर सकते हो जब आप कंप्यूटर के पास जाओगे, यहाँ पे कनेक्शन चाहिए होता है, इंटरनेट कनेक्शन, आप कहीं भी बैठ के इसको एक्सेस कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन जो है सर ये डिफिकल्ट है, बट यहाँ पे 24 आवर्स आप कभी भी चीज़ें देख सकते हो। डाटा स्टोर्ड यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क में करना पड़ता है, यहाँ पे सर्वर पे हम चीज़ें मेंटेन करते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा होती है क्योंकि आप खुद से देख सकते हो, यहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि कौन बंदा बैकएंड पे क्या खुराफाती दिमाग लगा रहा है इसको हम यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये तब अच्छा है जब इंटरनेट नहीं है तो भी, लेकिन इस केस में इंटरनेट अगर होगा तभी अच्छा होगा, अदरवाइज आपका जो सर्वर है स्लो होगा, या फिर उस पर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो फिर चीज़ें हर चीज़ स्लो हो जाएंगी, यूज़र एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। इसमें फ्लैक्सिबिलिटी ज़्यादा है, जब चाहे घर बैठे किसी को बुलाओ चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे अगर एक छोटा सा भी चेंज करना है तो खर्चा बड़ा आता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम हम हिसाब से चार्जेस मांगेगी। नाउ वी हैव अ नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये क्या होता है कि भैया हर ब्रांच का अपना डाटा होता है, यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है सेपरेटली, यहाँ इंटीग्रेटेड चीज़ें नहीं होती है, कम्युनिकेशन गैप एंड मिसमैच गैप यहाँ पे आ जाता है। इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट दैट इज ERP, और इसका लिए हमने टैली का एग्जाम्पल रखा हुआ था, और इसके लिए ERP का रखा हुआ था, हमने इसमें वीडियोस भी देखे थे, आपको याद आ रहा होगा।
देखो इंटीग्रेटेड का फायदा क्या है कि भैया हम डिज़ाइन करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं सारे रिसोर्सेज को एक साथ, और ऑर्डर जो है फुलफिलमेंट है, जो भी बिलिंग्स है उसको भी हम प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लेते हैं। जो भी हमारा फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके, क्योंकि अगर वही नहीं हुआ तो हमारा धंधा करना खराब हो जाएगा, मतलब बिजनेस में हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। ERP सिस्टम जो होता है वो कॉमन डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है, हर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उसको दिखाया जाता है कि किसको क्या शो करना है, आप डिसाइड कर लो। फिर उसको हम प्रॉपरली स्टोर करते हैं, रियल टाइम फंक्शनिंग होती है, जो भी कमांड जब दी जाती है वहाँ से शो कर देता है। और मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर होता है कि आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए वो उस चीज़ को आप वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। फिर अमेंडमेंट आई हुई थी। अमेंडमेंट में हमें कुछ बेनिफिट्स देखने थे। पहला बेनिफिट है इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेशन की सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी होती है, जिसकी वजह से हमारे कम समय में हमें ज़्यादा जानकारी मिल जाती है। रिड्यूस्ड ओवर लीड टाइम, कि पहले क्या होता था, इसने ना क्या किया, इसने उस समय को मतलब बचा लिया, इलैप्स टाइम मतलब बचा लिया उस समय को। जब हम ऑर्डर को प्लेस करते थे फिर वो हमें मिलता था, तो हमारा समय बचा दिया। ऑन टाइम शिपमेंट है। ऑन टाइम शिपमेंट मतलब जैसे जैसे मेरा ऑर्डर प्लेस होता जाएगा, मेरी क्वांटिटी कम होती जाएगी, तो बाकी लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है, कहाँ प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है, तो उन लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा। रिडक्शन इन साइकिल टाइम में ये था कि भैया किसी बंदे ने कोई ऑर्डर दिया और उसको जो डिलीवरी का जो टाइम था वो रिड्यूस हो चुका है, क्योंकि ईजिली सबको ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन चली जाती है और सब लोग अपने अपने काम को जानते हैं कि किसको क्या काम कहाँ पे करना है। नाउ इम्प्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कि अब कोई भी मशीन कोई भी पर्सन खाली नहीं रहता, सबको एडवांस नहीं पता रहता है कि हम क्या काम करने वाले हैं। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ चुका है, क्यों? क्योंकि उसको चीज़ें कम समय में और अच्छे दाम में मिलने लग गई है। सप्लायर परफॉर्मेंस बढ़ गई है, क्योंकि वो इस बात का वेट नहीं करता कि मिश्रा जी बताएंगे तो हम प्रिंटिंग चालू करेंगे। उनको पहले से पता होता है कि भैया हमें ये काम अब शुरू कर देना है, क्योंकि हमारे पास मेल ऑटोमेटिक जो है ERP जो है इन्फॉर्म उन्हें कर देता है। उसके बाद इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है। अगर मान लो कोई भी मुझे नोटिफिकेशन देनी है कि लेट सपोज दीपावली पे ये है या किसी चीज़ पे ये है, तो मुझे हर जगह जा जाके हर डिपार्टमेंट में कॉल कर करके बताने की जरूरत नहीं है। एक जगह सिंगल अपडेट दूंगा और ऑटोमेटिक सबको पता चल जाएगा। उसके बाद रिड्यूस्ड क्वालिटी कॉस्ट, ठीक है। रिड्यूस क्वालिटी कॉस्ट का मतलब आप हमेशा गलत लेते हो कि क्वालिटी कॉस्ट घट गई है, नहीं, ये कह रहा है कि क्वालिटी प्रोड्यूस करने की कॉस्ट घट गई है, मतलब हम कम अमाउंट में ज़्यादा अच्छा जो काम है वो कर पा रहे हैं। उसके बाद बेटर एनालिसिस एंड प्लानिंग कैपेबिलिटीज़ की भैया इसमें ERP में रिपोर्टिंग सिस्टम होता है। रिपोर्टिंग सिस्टम की वजह से डाटा अच्छे से एनालाइज हो पाता है और उस पर हम अच्छे डिसीजन जो है वो ले पाते हैं। और इसी के साथ अच्छा इसने नेक्स्ट पॉइंट डाल दिया कि डाटा एक्यूरेट मिलता है, क्योंकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, सही से प्लानिंग हो रही है, तो सारी चीज़ें एक्यूरेटली होती है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग हमारी इंप्रूव हो जाती है। एंड लास्ट है यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसके लिए आप बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हो कि पहले स्टोर्स वगैरह या हर जगह पे आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप होते थे, अब वो बंदे मूव करते हुए आपसे बात करते करते भी आपका बिल जनरेट कर देते हैं, मोबाइल ऐप से क्लिक करते हैं, ATM क्रेडिट कार्ड को जस्ट स्वैप करते हैं और चीज़ें जो है वो मेंटेन हो जाती है। नाउ माय डियर फ्रेंड, फीचर्स ऑफ आइडियल ERP सिस्टम, ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था और इसके लिए मैंने आपको एक निमैनिक बना के दिया था, दैट इज MDH को बोलो PC लगाओ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। MDH को बोलो PC लगाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। MDH मसाले से एग्जांपल दिया था मैंने। M फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, डाटा वेयर हाउस। तो ये मैंने क्वेश्चन कहा था कि ये 3 स्टार टॉपिक इसलिए क्योंकि बस हेडिंग याद रख लोगे तो ऑटोमेटिक आप कंटेंट को यहाँ पे अपने मन से भी थोड़ा सा लिख सकते हो। फिर भी एक बार रीडिंग में आपके लिए फास्ट दे ही देता हूँ रिवीजन में। मैन्युफैक्चरिंग में हमारी इंजीनियरिंग इंक्लूड होती है, कैपेसिटी, वर्कफ्लो मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, बिल्स ऑफ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शामिल होती है। फाइनेंशियल में अकाउंटिंग पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, फिक्स कॉस्ट, जनरल लीजर एंड कैश मैनेजमेंट हमारा शामिल होता है। ह्यूमन रिसोर्स में हमारे बेनिफिट क्या कैसे, ट्रेनिंग, पेरोल, टाइम एंड अटेंडेंस वगैरह शामिल होती है। सप्लाई चेन में इन्वेंट्री कैसी है, सप्लाई चेन प्लानिंग कैसी है, सप्लायर का शेड्यूल्स कैसा है, क्लेम प्रोसेसिंग कैसी है, ऑर्डर एंट्री कैसी है, परचेजिंग कैसी है, इन सारी चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं। नाउ माय डियर फ्रेंड, प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्टिंग देखते हैं, बिलिंग देखते हैं, एक्टिविटी मैनेजमेंट देखते हैं, टाइम एंड एक्सपेंस को हम कंसीडर करते हैं। नाउ CRM के अंदर हम क्या करते हैं सर, कस्टमर को हैंडल करते हैं कि कैसे उसके सेटिस्फैक्शन को अच्छा रहे, उसका आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, उसका फीडबैक क्या है, और उसको जो भी चीज़ें दिक्कत आ रही है उस चीज़ को हम रिसॉल्व करवाते हैं, चीज़ें उसको टाइम टू टाइम पहुँचाते हैं। नाउ डाटा वेयर हाउस में कोई भी चीज़ जैसे हमें एक्सेस करना है कि डिज़ाइन क्या होगा, कस्टमर क्या चाहते हैं, स्टोर कैसा होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शंस के लिए डाटा लोड कहाँ पे होगा, ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, एक्सट्रैक्ट कैसे होगा, एनालाइज कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखते हैं। उसके बाद रिस्क एंड कंट्रोल, तो यहाँ पे कुछ रिस्क यहाँ पे बताए गए। पीपल इशू में बताया गया है हमें कि भैया हमारे जो कंसल्टेंट हैं, हमारे जो वेंडर हैं, अगर वही हमें दिक्कत देंगे तो ERP सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाएगा। प्रोसेस रिस्क में वो ये कह रहे हैं कि आपको जो काम है वो टाइम से करवाना पड़ेगा और इस जगह पे मेहनत करनी है जहाँ से आउटपुट एंड क्वालिटी दोनों बढ़ती हो। टेक्नोलॉजिकल रिस्क है कि भैया अगर हमारी टेक्नोलॉजी ही ऑब्सोलेट हो गई, हमने सारे पैसे लगाए, खर्चे किया, सब कुछ किया और एप्लीकेशन पोर्टफोलियो अच्छे से नहीं किया, तो भैया हमारी टेक्नोलॉजी बदलने की वजह से हमारा टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अदर इम्प्लीमेंटेशन इशू, जैसे कि हमें
इशू मतलब कि ERP इंस्टॉल करने से पहले इंस्टॉल करते वक्त ध्यान देना चाहिए कि भैया ये ज़्यादा समय ना लग जाए, पैसे ज़्यादा ना लग जाए, डाटा की सेफ्टी रहेगी कि नहीं रहेगी, स्पीड ऑफ ऑपरेशंस आएगा कि नहीं आएगा, काम जल्दी जल्दी होंगे कि नहीं, डाटा एक्सेस ऑथराइज्ड वर्जन से ही होना चाहिए। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन आप सोच रहे हो एक बार कर दिया सही है, नहीं है, आपको टाइम टू टाइम इसको इम्प्रूव करवाना होगा। फिर है RBAC के अंदर मैंने आपको 4 बातें बोली थी। CA ने वेव किया प्रिंटिंग को, प्रिंटिंग में हमने प्रिंट वर्ड को हाईलाइट किया था, CA ने वेव किया प्रिंटिंग को, क्रिएट अल्टर वेव एंड प्रिंट, कि भैया वही बंदा क्रिएट कर सके जो ऑथराइज हो, वही बंदा चेंज कर सके अल्टर कर सके जो ऑथराइज हो, वही बंदा देख सके जो ऑथराइज हो, वही बंदा प्रिंट कर सके जो ऑथराइज हो। तो हमने कहा CAVP, तो ये हमने एक नया पॉइंट इसमें इंट्रोड्यूस किया, रोल बेस्ड आपका एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पे वो ये कहता है कि वही बंदा जो ऑथराइज यूज़र है उसी को कंट्रोल सिस्टम मिलना चाहिए, वो उसको रोल्स और उसके प्रिविलेजेस सबका पता होना चाहिए, वो अपनी परमिशंस का मिसयूज़ ना करे, वो उसको अच्छे से रिलेशनशिप को निभाए, और जो भी असाइनमेंट दिए जाते हैं जिस काम के लिए दिए जाते हैं वो बस वही करे। और एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे सिक्योरिटी होनी चाहिए कि कोई बंदा अनऑथराइज एक्सेस वगैरह ना कर पाए। ओके, उसके बाद ऑडिट ऑफ ERP सिस्टम, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। मैंने कहा था ऑडिट ऑफ ERP सिस्टम मतलब जो भी चीज़ें लगाई गई हैं ERP में, क्या वो सही से हो रही है नहीं हो रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे जनरल एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग जो प्रोसीजर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं वो लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो लगाए गए हैं नहीं लगाए गए हैं, रिपोर्टिंग में जो मीट्स है ऑर्गेनाइजेशन की या रेगुलेशंस की या लॉ की वो पूरी हो रही है नहीं हो रही है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स जो है वो प्रॉपर अप्लाई हुआ या नहीं हुआ, जो हम चाहते थे वो हो रहा है नहीं हो रहा है, डाटा जो है सारे कॉन्फिडेंशियल है या नहीं है, कंट्रोल्स चेक करो कि ऑथेंटिसिटी वैलिड एक्यूरेट ट्रांजेक्शंस है या नहीं है, सिस्टम रिसोर्सेज को चेक करो कोई अनऑथराइज बंदा उसे एक्सेस तो नहीं कर रहा, प्रिविलेजेस बेस्ड को चेक करो कि भैया रोल बेस्ड एक्सेस है या नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करो कि भैया वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या नहीं है, फंक्शनैलिटी को एक्सेप्टेबल करो कि आर यूजर रिक्वायरमेंट मीट, क्या जो यूजर्स की जरूरत थी क्या वो सारी पूरी हो रही है या नहीं है, आर देयर आर एडिक्वेट ऑडिट ट्रायल्स मॉनिटरिंग ऑफ यूजर एक्टिविटी, क्या आप वो सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट कर पा रहे हो कि ये चीज़ होने की वजह क्या थी और ये कैसे हुआ। उसके बाद सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है सुटेबल परफॉर्मेंस डाटा और नॉट। दिस इज़ योर ERP की ऑडिट, ताकि आपने जो भी काम करवाया उसको आप चेक करो कि वो सही से है या नहीं है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस प्रोसेस। तो बिजनेस प्रोसेस को अगर मैं आपसे कहूँ तो आप ऐसे कह सकते हो कि पहले इसके लिए मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, आपके लिए मैंने बनाया था। व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस? मैंने कहा सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जिसमें कोऑर्डिनेशन करवाना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को और टेक्नोलॉजी का, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर टेक्नोलॉजी सपोर्ट ही नहीं करेगी तो फिर आपका बिजनेस प्रोसेस डेवलप नहीं हो पाएगा। फिर इसमें मैनेज करनी पड़ती है आपको प्रोसेस को, जिसमें आपको फर्स्ट टास्क देखना पड़ता है कि भैया टास्क को सेट करो कि कौन का काम हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। फिर आप सेट करो, मैपिंग करो किस काम को पहले होना चाहिए, किस काम को बाद होना चाहिए और किस बंदे का क्या रोल इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद परफॉर्मेंस करो मेजर को, ठीक है, जो भी आप इस पर स्टैब्लिश कर रहे हो। फिर डिस्क्राइब करो ऑर्गेनाइजेशन की सेटअप को, इनेबल करो स्टैंडर्डाइजेशन कि जो भी काम की क्वालिटी है वो हर टाइम वही आए और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अप टू लेवल जाती जाए। इसके बाद माय डियर फ्रेंड लास्ट टॉपिक जो मुझे रिवाइज करके देना है वो आपका बिजनेस प्रोसेस फ्लो। बिजनेस प्रोसेस फ्लो जो है वो ये कहते हैं सोर्स है, सोर्स डॉक्यूमेंट जो भी आप परचेज सेल एक्सपेंस इनकम कर रहे हो सोर्स डॉक्यूमेंट है, उसके थ्रू जर्नल बनते हैं आपके, और जर्नल एंट्री के थ्रू आपके लेजर आते हैं। लेजर को अगर आप प्रॉपर पोस्ट करोगे तो ट्रायल बैलेंस आएगा, ट्रायल बैलेंस में के बाद कोई भी एडजस्टमेंट रह जाती है एक्रूड अनएक्रूड वो सारी चीज़ें डाल दो तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आ जाएगा। अब इसमें क्लोजिंग एंट्री यानी PL में कौन से आइटम जाएंगे, बैलेंस शीट में कैसे जाएंगे, ये सारी चीज़ें पोस्ट करते हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी रेडी हो जाती है। ठीक है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठीक है, चलो अब रिवीजन कर लेते हैं एक बार। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट MIS। सबसे पहले हमने बात की रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है। रिपोर्टिंग सिस्टम वो है जो आपके फाइनेंशियल डाटा को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर हमने ये देखा था कि कैसे यूजर अपनी डिटेल्स को इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों यूजर को तक पहुंचाएगा। अगर आपकी रिपोर्टिंग अच्छी होगी तभी जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर है वो आपकी कंपनी में पैसे लगाएंगे। नाउ ये MIS रिपोर्ट, MIS रिपोर्ट का मतलब होता है ऐसी रिपोर्ट जो मैनेजमेंट देता है अपने क्लाइंट्स को। ठीक है सर, जिसकी वजह से जो क्लाइंट्स, मतलब यहाँ पे क्लाइंट नहीं है, यहाँ पे मैनेजर है। MIS एक ऐसी रिपोर्ट है जो वो अपने मैनेजर्स को और ऐसी रिपोर्ट बना के देता है ताकि उनका जो डिसीजन है, मैं हमने एक लाइन लिखी थी, कम समय में सही इंफॉर्मेशन सही बंदे को पहुंचा देना, वो भी इफेक्टिव वे में कम कॉस्ट के अंदर, दैट इज MIS सॉफ्टवेयर। ओके, तो इसमें इसने कहा था कौन कौन यूज करता है, तो इसमें हमने की मेंबर्स और जो मैनेजर्स होते हैं वो यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए। नाउ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन MIS रिपोर्ट, इसमें हमने कहा था कि भैया आपके सिंपल सी बात है RTAS, इसको न्यूमेरिक बना के ये रख लो, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है RTAS। ठीक है,
RTIS को आप इस तरीके से याद रखो कि भैया इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो रिलेवेंट होंगी, मतलब सारी दुनिया की बातें नहीं होंगी, बस वो बातें होंगी जिसकी वजह से डिसीजन इंपैक्ट होता है। RT टाइमली होगी, कि ऐसा नहीं है कि भैया चिड़िया चुग गई खेत तो पता चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ आपको टाइमली रिपोर्ट कर दी जाएगी। RTAS अवेलेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इसकी बहुत हाई होती है क्योंकि ये हर चीज़ को डाटा एनालिटिक्स के वे पे डिज़ाइन करके तब आपको देता है। उसके बाद लास्ट है स्ट्रक्चर, मतलब हर चीज़ प्रॉपर वे में मिलेगी। PL में PL के आइटम मिलेंगे, बैलेंस शीट में बैलेंस शीट के आइटम मिलेंगे, और जिस तरीके से उसे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर के तौर पे हमने लिखा है स्ट्रक्चर कैन बी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर, जैसे आपको बार चार्ट देखना है, पाई चार्ट देखना है, आपको उस वे में हर चीज़ ऑर्गेनाइज वे में यहाँ पे मिलेगी, ताकि आपका डिसीजन कम समय में ज़्यादा अच्छा हो सकता है। नाउ यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स क्या है कि आपके पास कई सालों का डाटा होता है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते हो कि कौन से डाटा की वजह से मेरा डिसीजन इंपैक्ट होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, कस्टमर कब ज़्यादा खरीदता है, कौन से प्रोडक्ट पे ज़्यादा खरीदता है, वो क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा खरीदता है, वो कैश में ज़्यादा खरीदता है, वो किस प्रोडक्ट में कब खरीदता है, ये सारी चीज़ें डाटा एनालिटिक्स के पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे हमने बताया था कि डाटा जो है उसको इन्फॉर्मेशन से आती है। वो डाटा इन्फॉर्मेशन कब बनता है, जब वो हमारे काम की होती है, और इन्फॉर्मेशन हमारी फिर इंटेलिजेंस में तब आती है जब वो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम कोई डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं। और वो नॉलेज कब बनती है, जब उसी डाटा को इंटेलिजेंस लगा के हम ये समझ लेते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन को अगर ऐसे ही लगाया तो हमारा फायदा हो जाएगा। नाउ इंटेलिजेंट डिसीजन हम ले पाते हैं। इसके बाद है डाटा एनालिटिक्स एंड प्रोसेसर। तो इसमें हमने प्रोसेसर देखे थे कि भैया ये एनालिटिक्स डाटा होते हैं, इसमें बहुत सारे डाटा के कलेक्शंस होते हैं, इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, डाटा जो है हमें अपडेटेड मिलता है, सारी चीज़ें अपडेटेड यहाँ पे मिलती है। ना हमने बात की थी बिजनेस इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है कि हमें किस समय पे क्या काम करना है बिजनेस को लेके, दिस इज कॉल्ड योर बिजनेस इंटेलिजेंस। की ऐसा क्या करें कि हम अपनी सेल को बढ़ा पाएँ, ऐसा क्या करें कि कस्टमर रिलेशनशिप हमारा अच्छा हो, ऐसा क्या करें कि बिजनेस अगर डाउन भी है तो उसको अप ले जाया जा सके, ऐसा क्या करें कि हमारे बिजनेस की रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो बनी रहे। ऑल जो काम है जब हम एक सॉफ्टवेयर को दे देते हैं तो ये हो जाता है हमारा बिजनेस इंटेलिजेंस, कि वो हमें जो भी डाटा हो रहा है वो सारी चीज़ें हमने समझा के देता है। मतलब ये रिपोर्टिंग का एक तरीके से बच्चा है, डाटा एनालिटिक्स का ही एक पार्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिजनेस इंटेलिजेंस है कि सही पॉइंट पे कैसे क्लिक करें। अब मान लो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने स्ट्रेटजी मैनेजमेंट में एक टॉपिक पढ़ा होगा कि पेप्सोडेंट है। पेप्सोडेंट जो है ज़्यादा यूज़ कैसे होगा, तो उन्होंने क्या किया, उसका जो माउथ है उसे थोड़ा सा साइज में बड़ा कर दिया, ताकि वो बंदा थोड़ा सा भी दबाएगा तो ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा कंज्यूम होगा, ज़्यादा कंज्यूम होगा तो क्या होगा, उसकी सेल बढ़ जाएगी। दिस इज डाटा एनालिटिक्स। जैसे अब मान लो सलमान खान की या फिर शाहरुख खान की मूवी है, शाहरुख खान की जो मूवी थी वो आती थी दीपावली के आसपास, सलमान खान की जो मूवी आती थी वो ईद के आसपास आती थी, आमिर खान की मूवी जो आती थी वो न्यू ईयर पे आती थी, और तीनों का अलग अलग टाइमिंग पीरियड था, और वो जब भी इस टाइम पे रिलीज करते थे उनका रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा होता था। ये एक्सपेक्टेशन थी। ये कैसे समझ में आया, दिस इज डाटा एनालिटिक्स। और उसके ऊपर जब हम बिजनेस इंटेलिजेंस लगाते थे तो ये चीज़ें हमें समझ में आती है। एक जो फैमिली है वो ज़्यादा खर्च कब करती है, वो सैटरडे इवनिंग या संडे को करती है। क्यों, फ्री होते हैं, कुछ भी परचेज कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर हमारी आती है। सर बेनिफिट क्या क्या है, सर देखो इससे हमारे डिसीजन इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है सर। इससे हमारे बिजनेस में इंटरनल बिजनेस प्रोसेस अच्छा हो जाएगा, कब क्या डिसीजन लेना है। उसके बाद कम समय में हम ज़्यादा काम कर पाएंगे, नए रेवेन्यू के मॉडल्स ढूंढ पाएंगे और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले पाएंगे, ठीक है सर। इसके बाद है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस इंटेलिजेंस का, ताकि हम अपनी पोजीशनिंग को अच्छा कर पाएँ, कस्टमर के बिहेवियर को समझ पाएँ, अपने फर्म की कैपेबिलिटी को समझ पाएँ, ट्रेंड को समझ पाएँ, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की और मार्केट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर गवर्नमेंट क्या सोच रही है उस चीज़ को भी समझने में हमें हेल्प करता है, और मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट क्या ट्रेंड में जा रहा है वो भी हमें इसमें समझ में आता है। बेनिफिट्स क्या है, वही है डिसीजन मेकिंग में अच्छा होता है, बिजनेस प्रोसेस में हेल्प करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। उसके बाद ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। उसके बाद न्यू रेवेन्यूज और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने में हेल्प मिलती है। नाउ माय डियर फ्रेंड, बिजनेस रिपोर्टिंग क्या है आज ही हमने पढ़ा। रिपोर्टिंग के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ले जाना चाहूँगा। अच्छा ठीक है, XBRL जो था वो हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था। बिजनेस रिपोर्टिंग क्या है कि जब हम बिजनेस की प्रेजेंटेशन देते हैं, सर देखो ऊपर क्या था, ऊपर जब हमने स्टार्ट किया था अभी रिवीजन जब स्टार्ट किया था तो यहाँ पे एक चीज़ आई थी, दैट इज रिपोर्टिंग सिस्टम। रिपोर्टिंग सिस्टम आपने समझ लिया। अब बिजनेस रिपोर्टिंग क्या है, जब हम बिजनेस की चीज़ें को, अब जैसे अभी रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है, सही इन्फॉर्मेशन को सही बंदे को सही टाइम में देना बिजनेस रिपोर्टिंग है। और वो मतलब एक रिपोर्टिंग सिस्टम क्या कहता है, सही समय पे सही चीज़ों को सही बंदे को बता देना और सही बात को। अगर मैं बिजनेस रिपोर्टिंग को कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा, अगर मुझे याद रखना एग्जाम पर्पस के लिए, तो अगर मुझे बात करनी है रिपोर्टिंग की,
तो रिपोर्टिंग का अगर मैं कंक्लूजन दूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि राइट इंफॉर्मेशन, राइट पर्सन को, ठीक है, राइट टाइम में, ठीक है, और ये सारी चीज़ों के साथ एक चीज़ और कर दूंगा कि जो इन्फॉर्मेशन हो वो कैसी हो सर, रिलेवेंट हो। तो इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग करना, ठीक है। और सामने बात उसकी समझ में भी आए, ऐसा नहीं होना चाहिए समझ में ना आए। जब इसी चीज़ में हम बिजनेस को ऐड कर देते हैं कि हमारी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन बिजनेस वाले बंदे यानी बिजनेस मैनेजर को सही समय में पता चल जाए और वो इन्फॉर्मेशन कैसी हो, रिलेवेंट हो, तो इसको हम बिजनेस रिपोर्टिंग कहते हैं। वही चीज़ है लेकिन थोड़ा सा बिजनेस के एंगल से इसमें आपको देखना होता है, ठीक है। अब ये है कि वाई बिजनेस रिपोर्टिंग इज इंपॉर्टेंट। तो ये क्या कहता है, इससे क्या है कि इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट बिजनेस रिपोर्टिंग हो जाती है कि सबको पता चल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, यूजर्स को सही इन्फॉर्मेशन जाएगी तभी वो हमारे बिजनेस में पैसे लगाएंगे। और उसके बाद क्या है कि सर अगर जो स्टेक होल्डर है सबके सब हमारी रिपोर्टिंग पे डिपेंड करते हैं, वो पैसा तभी लगाते हैं जब उन्हें चीज़ें समझ में आती हैं, तो इसीलिए हमें उस स्ट्रक्चर वे में रिपोर्टिंग देनी पड़ती है। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज XBRL। तो XBRL के ऊपर हमने 2 वीडियो देखे थे। हमने समझा था कि जैसे डेप्टर है या फिर अलग अलग चीज़ें हैं, आप अलग अलग नाम से बोलते हो, किसी को आप क्रेडिटर बोलते हो, किसी को बिल्स पेबल बोलते हो, किसी को आप सन्डी क्रेडिटर बोलते हो। जब सारे टर्म्स अलग अलग होंगे तो उन्हें समझ पाना आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ जब आप उन सभी को सिंगल टर्म्स में डिफाइन करेंगे तभी हर जो कंट्री है आपस में एक दूसरे को कंपेयर कर पाएगी। दिस इज XBRL कि हम सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर रहे हैं। पहले आप क्या करिए, अपनी बैलेंस शीट PL बना लीजिए, फिर उन सभी चीज़ों को उठा के XBRL में रखिए। फिर XBRL आप जिस भी कंट्री को बिलोंग करते हैं, आप चाइना को, आप पाकिस्तान को, आप अमेरिका को, ठीक है, आप लंदन को, आप इंडिया को, जिसको भी बिलोंग करते हैं आप उसमें अपनी लैंग्वेज में उसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। XBRL क्या करता है सर, इसमें इंफॉर्मेशन होती है सर, इसमें इंफॉर्मेशन होती है और इसमें एनालिसिस होती है, इसमें बिजनेस लॉजिकल रूल्स लगते हैं, बेस्ट सूट देयर नीड्स, मतलब कि अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से लोग इसे दिखा देते हैं, और ये कॉन्फिडेंट होती है, ऐसा नहीं कि कोई भी इसे लीक कर सकते हैं, जो आपने बनाया उसी को ही सब समझेंगे। 5 स्टार क्वेश्चन है, कौन कौन यूज़ करता है, तो सर देखो इसमें हमने समझा था कि सेबी यूज़ करती है, कंपनी यूज़ करती है, CA यूज़ करता है अपने क्लाइंट को बताने के लिए, इन्वेस्टर जो है वो इसको समझते हैं, और कुछ ऐसी रिपोर्टिंग साइट्स होती है जो उसको समझ के अंडरस्टैंड करके इंटरप्रेट कर दिए ताकि उस लोग जाएँ, मतलब उस वेबसाइट पर लोग जाएँ और वहाँ पर इंटरप्रेट करके चीज़ों को समझ सकें, ठीक है सर। इसके बाद XBRL की टैगिंग क्या है, जब हम राइट वर्ड को राइट मीनिंग के साथ अटैच करते हैं, जैसे PL के आइटम जैसे एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, रेवेन्यू है, इनको कहाँ दिखाना है, इसको टैगिंग कहते हैं। कि जैसे करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, कहाँ है कि बैलेंस शीट में, करंट एसेट्स में क्या क्या हो सकते हैं, दिस इज कॉलिंग टैगिंग, ठीक है। इसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पे फीचर्स है। फीचर्स में सबसे पहली बात है सर क्लियर डेफिनेशन है, सबको समझ में आना चाहिए कि ये टर्म जो है वो कॉमन यूज़ का है और ये वही होना चाहिए। उसके बाद टेस्टेबल बिजनेस रूल्स की यहाँ पे आप कुछ भी डाटा नहीं डाल सकते, यहाँ पे वही डालना पड़ेगा, एग्जैक्ट वही डालना पड़ेगा जो कि XBRL के अंदर डिफाइन है। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, मतलब इसमें अलग अलग लैंग्वेज का सपोर्ट है, आप जिस भी तरीके से बात कर रहे हो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, लेकिन हाँ जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस समय आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट को आप इस तरीके से बोल सकते हो कि आज के समय में कंपटीशन का बहुत ज़्यादा मामला है, अगर किसी बंदे को हमारी सर्विस लेनी है, ठीक है सर, तो वो तभी लेगा जब हम उसे अच्छा सपोर्ट देंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि इसलिए XBRL वैसे भी गवर्नमेंट ने कह रखा है, तो हर कोई बंदा पैसा कमाना चाहता है तो वो अच्छा ही सपोर्ट यहाँ पे हमें देता है। ओके, नाउ लॉ के ऊपर बात की थी, कंप्लायंस के अंदर हमने बात की थी, सिंपल सी बात है कि हमारा जो गोल पूरा हो रहा है हमारी इफिशिएंसी के थ्रू, हमारे एफर्ट्स के थ्रू, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे, किसको ऐड कर देंगे सर, कि लॉ में लॉस पूरे हो रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन स्ट्रेटजीज पूरी होती है, गवर्नेंस पूरी होती है, ये सारी चीज़ें भी हमें गोल्स के साथ में ध्यान रखती है, तो उसको हम बोलते हैं कि हमने कंप्लायंस को पूरा कर दिया, रेगुलेटरी कंप्लायंस को पूरा कर दिया। इसके बाद ये स्पेसिफिक और जनरल भी हो सकते हैं, जनरल वो जो सबको पूरे करने होते हैं, स्पेसिफिक वो होते हैं जो पर्टिकुलर केस में आपके ऊपर अप्लाई होते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि भैया सिर्फ अकाउंटिंग और टैक्स के सॉफ्टवेयर को एक साथ लगा दो या फिर सिर्फ टैक्स के और अकाउंटिंग को अलग अलग लगाओ तो क्या फ़ायदे होते हैं। तो पहला फ़ायदा ये है ईजी, मतलब कि जब चीज़ें सेपरेट है तो ज़्यादा आसान होता है, लेकिन एक ही चीज़ से सारे इफेक्ट आते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे आ जाती है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ईजी है। इसके बाद फीचर्स किस में ज़्यादा हैं, जब चीज़ें अलग अलग हैं तो उसमें फीचर्स ज़्यादा होंगे क्योंकि उसमें हम अपने हिसाब से ऐड और लेस कर सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा फीचर होते हैं। इसमें थोड़े से कम होते हैं क्योंकि ये एक ही बार में प्री फिक्स्ड होता है कि ऐसा इफेक्ट एक एंट्री पे ये आने वाला है। उसके बाद टाइमिंग, किसमें समय कम लगता है, तो इसमें समय कम लगता है, इसमें ज़्यादा लगता है। कम इसमें लगता है क्योंकि एक ही एंट्री डाली उसके सारे इफेक्ट हर जगह चले गए। मोर उसलिए है क्योंकि अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह डालनी पड़ती है, अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह डालेंगे तो समय भी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। नाउ एक्यूरेसी, यहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी कम है।
मोर एक्यूरेसी का मतलब ये है कि चीज़ें सही, एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि यहाँ पे चीज़ें सही ज़्यादा होती है, क्योंकि एक ही बार में सारे इंपैक्ट आ जाते हैं। उसमें थोड़ी गलती के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि हमें बार बार चीज़ें करनी पड़ सकती है, ह्यूमन एरर की वजह से गलतियाँ बढ़ जाएंगी। नाउ कॉस्ट, इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, इसकी कम पड़ती है। मैंने आपको कंपैरिजन बताया था कि मान लो कोई सॉफ्टवेयर बोल रहा है कि भैया जो कंबाइंड है वो 22,000 का है और जो सिंगल है वो एक 12,000 का, एक 10,000 का है, तो आप सिंगल से इसको कंपेयर करोगे तो ये हमेशा थोड़ा सा महंगा नजर आएगा। इसी के साथ सर कितने मिनट हुए सर? विथ इन 12 मिनट्स हमने इसका रिवीजन भी कर लिया है। एमसीक्यू जो है सर आपकी बुक में मेंशन्ड है, ये क्वेश्चंस आपको देखने होंगे। कितने क्वेश्चन है जरा एक बार देख लेना, गिनती के 22 क्वेश्चन है सर, इतना भी नहीं कर सकते और मेरे हिसाब से अब सारी चीज़ें आप कर सकते हो। मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट में बांटा था, अगर आपको याद आ रहा हो। एक पार्ट था यहाँ तक का, इसके बाद लास्ट वाला था, फिर ये मैं बीच वाला उठा के लाया हूँ। और इस तरीके से अगर आप ये चैप्टर तोड़ तोड़ के पढ़ते हो, आपके पूरे दिमाग में पूरी बातें जो है वो सेट हो जाएगी। नाउ माय डियर फ्रेंड, बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल। अब यहाँ पे है फाइनेंस अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन प्लानिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्लांट मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट सिस्टम, सप्लाई चेन एंड सीआरएम। हमें कितने पढ़ने हैं? हमें वो पढ़ने हैं जो हमने इसमें नोट डाउन कर रखा है, और जितने पॉइंट्स की जरूरत है बस उतने पढ़ने हैं, फालतू में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और हाँ, ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो इसमें ऑलरेडी बहुत सारी अमेंडमेंट आई हुई थी, तो इस वीडियो में जो आपने मेरे साथ अब तक 2 वीडियो पढ़ा है, आपकी बुक में जो लिखा है वो पूरा अमेंडेड ही है, तो किसी दूसरी बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं है। और जितना मैंने कहा है बस उतना आप कर लेंगे तो भी आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। एग्जाम का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल क्या होता है सर? पहली चीज़ इसके चार्ट पे ले चलते हैं। चार्ट क्या कहता है सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल का? ये कहता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो मॉड्यूल है इसमें सारे मॉड्यूल्स जो, अच्छा ऐसा करते हैं, मैं स्क्रीन को जूम कर देता हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप एक बार में पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। इसका दूसरा फायदा ये होगा कि अगर आपके पास बुक है नहीं है, नोट्स है नहीं है, आप वीडियो देखेंगे पूरा रिवाइज हो जाएगा। मैं जूम कर देता हूँ, एक बार पूरी स्क्रीन आपके सामने, अब आपको बस सुनना है ध्यान से, आपकी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉडल्स, ये कहता है कनेक्ट करता है सारे मॉडल्स को। इसमें सबसे पहले इसके कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स को हमें याद रखना है। फीचर्स में सबसे पहला फीचर है हमारे पास ये फ्लो को ट्रैक करता है, कौन सी मशीन कब खरीदी गई, कौन सी ट्रांजेक्शन कब हुई, किसकी पेमेंट कब करनी है। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को समझाता है कि भैया कि कौन सी चीज़ें किस चीज़ को बिलोंग करती हैं। जैसे आपके फाइनेंशियल असेट्स हैं तो फाइनेंशियल असेट्स में क्या क्या आता है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, तो एवरीथिंग इसमें डिफाइन होती है। उसके बाद जनरल लीजर अकाउंटिंग की भैया आपके सारे मास्टर डाटा, सारे नॉन मास्टर डाटा यहीं से क्रिएट होते हैं। उसके बाद टेस्ट कन्फिग्रेशन कि भैया आपने कोई आइटम खरीदा उस पर 5% जीएसटी है, 18% जीएसटी है, सेल किया तो उस पर क्या जीएसटी है, फाइनली आपका आउटपुट जीएसटी क्या बना, टोटल आपकी जो सेल हुई उस पर आपका टैक्स क्या बना, सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। उसके बाद अकाउंट पेबल, मतलब आपके डेप्टर्स और आपके क्रेडिटर्स, इनके बारे में वो रिकॉर्ड रखता है। दिस इज योर फीचर्स। नाउ माय डियर फ्रेंड, वी हैव अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल। तो प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल के लिए मैंने चार्ट आपको बना के दिया था। आइए एक बार चार्ट जो है इसको हल्का सा एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो भैया ये क्या है प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल? आई होप आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अपनी स्क्रीन लैंडस्केप कर लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल क्या कहता है कि भैया इंटीग्रेट करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल को। मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट के टूल के साथ ये जुड़ा होता है, जो कि यूज होता है प्लानिंग एंड मैनेजिंग द प्रोजेक्ट्स, कि मेरे पास क्या प्लान आ रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे किस प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है, कहाँ क्या मटेरियल अवेलेबल है, किसी क्या बजटिंग होगी, वो प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा, वहाँ अगर मटेरियल खत्म हो गया तो कैसे पहुँचेगा, कितने दिन का टाइम लगता है, और आप ये कहो कि भैया हमें सेल्स कैसे करनी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, टाइम टू टाइम उसको मेंटेन कैसे करना है, ये सारी चीज़ प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल में होती है। तो ये चीज़ सेम पैराग्राफ में यहाँ पे आपकी मेंशन है, ठीक है। इन्हीं को मैंने पॉइंट्स में यहाँ पे ऐसे लिख दिया है ताकि एग्जाम में आप जल्दी से पढ़ सको, तो ऐसे पढ़ना है। उसके बाद एक कंट्रोलिंग मॉड्यूल। तो कंट्रोलिंग मॉड्यूल के लिए भी मैंने आपके लिए चार्ट बनाया था, सेम यही डाटा है, लेकिन इसको थोड़ा सा दिखाने का तरीका अलग कर रहा हूँ मैं ताकि आप चीज़ें एग्जाम में रिकॉल कर पाए। कंट्रोलिंग मॉड्यूल में क्या कहता था कि भैया ये फैसिलिटेट करता है, क्या फैसिलिटेट करता है, कोऑर्डिनेट करो आपस में, मॉनिटर करो, ऑप्टिमाइज करो। सर किसको? ऑर्गेनाइजेशन की सभी प्रोसेस को। तो आपको कैसे याद रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी प्रोसेस को हम कोऑर्डिनेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे। इसका कीवर्ड रखा था CMO, ठीक है। तो इससे होगा क्या? इससे सर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल आएगा, ठीक है। बिजनेस फ्लो इन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम बिजनेस के फ्लो को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो प्लान्ड डाटा होता है और हमारा जो एक्चुअल डाटा होता है उसको हम आपस में कंपेयर करते हैं। इसके कुछ फीचर्स है। फीचर्स में मैंने आपको बोला था 2CA-I3P, 2CA-I3P। तो 2CA में पहला था कॉस्ट एलिमेंट, उसके बाद है कॉस्ट सेंटर, उसके बाद है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, आई है इंटरनल ऑर्डर्स, उसके बाद है आपका 3P प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रॉफिट एनालाइज एंड प्रॉफिट सेंटर।
ठीक है सर। अब ये सारी चीज़ें आपके पास है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ। देखो कॉस्ट एलिमेंट बात करता है कि पर्टिकुलर जैसे आपका पेन है, निब है, ढक्कन है, उसका कैप है, तो उसकी पर्टिकुलर कॉस्टिंग क्या हुई। कॉस्ट सेंटर कहता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या कॉस्टिंग हुई। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहता है कि ओवरऑल कॉस्टिंग क्या हुई विद ओवरहेड्स। एंड इंटरनल ऑर्डर्स मतलब फाइनली इस चीज़ पे मैं कितना कमा सकता हूँ, ये फाइनली मुझे क्या करके देगा, किस सेगमेंट में मैं क्या कर सकता हूँ, ये इसके बारे में गाइड करता है। 3P कहता है प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आई, प्रॉफिट एनालाइज करो कि इसका फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन है, मैं क्या कमा पाऊंगा। उसके बाद प्रॉफिट सेंटर मतलब प्रॉफिट लॉस, हर चीज़ को आपको साथ में, हर प्रोडक्ट में, हर सेगमेंट को एक साथ लेके चलना होगा। दिस इज योर कंट्रोलिंग मॉड्यूल। उसके बाद है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए मैंने आपके लिए सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट यहाँ बनाया था। यस, दिस इज योर चार्ट जो हमने क्लास में बनाया था। तो इसको एक बार मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। प्री सेल्स एक्टिविटी, देखो प्री सेल्स एक्टिविटी क्या कहती है, वो ये कहती है कि प्रोस्पेक्टिंग ऑफ द कस्टमर। सबसे पहले समझो कि आपको ये समझना होगा कि मैं दुनिया में हर इंसान को जाके आईफोन नहीं बेच सकता, मुझे उसे बेचना होगा जो मेरा ओरिजिनल कस्टमर है। दैट इज प्रोस्पेक्टिंग ऑफ कस्टमर, आइडेंटिफाइंग प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर। आपको समझना होगा कि फाइनली मेरे प्रोडक्ट के लिए मेरा कस्टमर कौन है। उसके बाद उसकी डाटा वगैरह आपको समझने होंगे कि उसका नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, वो कब आते हैं, कब जाते हैं, उनका इनकम रेंज क्या है, सब कुछ। उसके बाद हम उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे, उनको डेमो देंगे, डिस्कस करेंगे, सबमिशन ऑफ द कोटेशंस। फिर वो बताएंगे कि सर हमें इतने रेट में इस चीज़ को हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम पैसे नहीं लगा सकते, तो उन चीज़ों के साथ हम उनको ये चीज़ें करके देंगे। नाउ हियर सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर क्या है कि भैया उसने कोटेशन दे दी, कोटेशन फाइस हो गई, तो अब क्या है कि हमारी जो रिकॉर्डिंग थी वो हो चुकी है और कंफर्म्ड हो गया है परचेज किया, वो हमसे खरीद देगा ही, तो हम इसे कहते हैं सेल्स ऑर्डर। उसके बाद इन्वेंट्री सोर्सिंग। लेट सपोज ऑर्डर में बात हुई 1000 की, ठीक है। अब मेरे पास इन्वेंट्री सोर्सिंग, मैं उसे बेचना चाहता हूं, मेरे पास कितनी चीजें हैं सर, मेरे पास तो बस 200 ही है। ओके, मटेरियल डिलीवरी के लिए हमें 800 चीजें बनानी पड़ेंगी। ये सारी चीज की भैया बिल क्या था, रेट क्या था, टैक्स क्या था, ये चीजें हम बिलिंग में डाल देते हैं। फाइनली जो कस्टमर होता है वो हमें पेमेंट दे देता है। तो ये हमारा हो गया मॉड्यूल नंबर सर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, ये वाला टॉपिक हमारा हो गया। और एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है सर, एक बार पढ़ लो, एक आइडिया रहेगा आपका। एग्जाम में आईसीआई खुद ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है दैट इज यूज हुई है ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट करने के लिए सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। स्टार्ट है सर एक इंक्वायरी हमारे पास ऑर्डर के लिए और एंडिंग हो रही है सर डिलीवरी के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है ईआरपी का ये, और डिटरमाइन करना है कि इसमें क्या क्या एक्टिविटीज शामिल हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के लिए, ठीक है सर। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन हमारा रेडी है। उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए मैंने आपके लिए छोटा सा चार्ट यहाँ पे बनाया था। ये रहा आपका छोटा सा चार्ट आपकी स्क्रीन के सामने। मैं थोड़ा सा और जूम आप चाहोगे तो कर सकता हूँ इसको। देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मैंने आपको ये बोला था कि ऑर्डर मिलने से सप्लाई मिलने तक का जो सफर होता है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है। मैंने आपको कहा था कि ये मॉड्यूल जो है ये काम करता है लॉजिस्टिक के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर, कि ओवरऑल डिलीवरी कैसे फास्ट की जाए, बेहतर प्रोडक्ट दिया जाए, किसी भी क्वालिटी में कोई डिफेक्ट ना रह जाए। उसके बाद हमें ऑप्टिमाइज करना होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट को। हम इसे बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस में पहले ही स्पेसिफाइड कर सकते हैं, 1 मंथ पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले टाइमिंग होता है। ये एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस होती है। स्ट्रीमलाइन का प्रोसेस मतलब होता है कि भैया कोई भी बिना रुकावट के हर चीज़ को पहले से प्लान कर लो कि अचानक से ऑर्डर आए तो ऐसा ना हो कि बदनामी हो जाए ब्रांड की। सप्लाई ऑफ नेटवर्क की भैया कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस जगह अगर किस लोकेशन से, जैसे कई बार डीटीडीसी की डिस्पैचिंग नहीं होती तो कोई और ब्रांड होती है जो वहाँ पहुँचाने के लिए रेडी होती है, तो सेट करो अपना नेटवर्क। डिमांड एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट समझो प्लानिंग की, भैया किस प्रोडक्ट की कब क्या डिमांड होती है, कितनी यूनिट एंड क्वांटिटी हमें अवेलेबल रहनी चाहिए। उसके बाद रिफाइन करो प्रोडक्शंस को, इंटीग्रेट करो सर कि कैसे हम बेस्ट लेवल पे विद इन अ टाइम चीज़ें प्रोड्यूस कर पाएं। नाउ माय डियर फ्रेंड, लास्ट मैंने आपसे यही बोला कि भैया नेटवर्क होता है ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बिजनेस एंटिटी। मतलब बिजनेस एंटिटी की इसमें हर चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं, जैसे कि आपका खरीदना, आपका बनाना, आपका डिस्ट्रीब्यूशन करना, और वो सभी चीज़ें जो इससे जुड़ी हुई है उनको साथ में लेके चलना। ओके, तो इसके साथ हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद सर ये इसके लिए मैंने आपको कोई चार्ट बना के नहीं दिया था। दिस इज़ योर ह्यूमन रिसोर्स मॉडल। ह्यूमन रिसोर्स मॉडल भैया ये कहता है कि वो बंदा आएगा, उसकी एज क्या होगी, उसकी सैलरी कब बढ़ेगी, उसको कितने पैसे दिए जाएंगे, कब दिए जाएंगे, किस हिसाब से दिए जाएंगे, उसका कंपनसेशन क्या होगा, अगर वो बंदा छोड़ के जाएगा तो क्या कंडीशंस होगी, अगर उसने लीव ले लिया तो क्या होगा, कब उसको इंसेंटिव मिलेगा, कितना बोनस बढ़ जाएगा, उसका HR PF ये सब क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल के अंदर आती है, और इसको आपको क्या करना है, ये सारे काम पहले इंसान को करने पड़ते थे, अब ऑटोमेटिक आपका ERP मॉड्यूल जो है इसे कर लेता है।
ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल। प्रोडक्शन प्लानिंग हमें ये बताता है कि भैया आप अपना सिस्टम ऐसा बना के रखो कि ऑर्डर आने से पहले ही आपके प्रोडक्शन को पता चल जाए कि इस क्वांटिटी के लिए इतने मेटल की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। इसमें आप अपने मास्टर डाटा को अच्छे से प्रिपेयर करो। आपको सेल्स को समझना होगा, प्लानिंग को समझना होगा कि अगर हमें किस चीज़ को बेचना है तो कितनी क्वांटिटी, कितना रॉ मटेरियल हमें जरूरत पड़ेगी। अगर वो बनने में 2 से 3 दिन लगेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि 2 से 3 दिन के अंदर, 1 से 2 दिन के अंदर पहुंचा दे। मेटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या होगी, और सारी चीज़ें करते समय एंटरप्राइज को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ये हमारी प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल के अंदर शामिल होता है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है सर मेटल मैनेजमेंट मॉड्यूल का। पहले अगला क्वेश्चन है कि ज्वाइनिंग कर रहे हैं सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी XYZ, यू आर ब्रीफ्ड अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द डिफरेंट मॉड्यूल्स लाइक फाइनेंशियल अकाउंट मॉड्यूल, सेल्स मॉड्यूल, डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल, ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल, मेटल मैनेजमेंट मॉड्यूल, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल, etc. प्रिपेयर अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल मैनेजमेंट मॉड्यूल। तो MM मॉड्यूल है सर, ये बहुत ही ईजी है और यही सारी चीज़ें जो आप इस डायग्राम में देख रहे हो, इसी को इन्होंने स्टेप्स बना के यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो इसको हम इस डायग्राम के थ्रू एक बार पढ़ लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। वो कहता है कि देखो मेटल मैनेजमेंट है, लेट सपोज मुझे क्या करना है, मुझे एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, आप इस तरीके समझो, या फिर मुझे एक बुक बनवानी है, मुझे क्या क्या ध्यान रखना होगा। पहले होगा परचेज रिक्विजिशन फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मैं मीटिंग करूंगा, मैं कोटेशन मंगवाऊंगा, मैं बात करूंगा कि सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मुझे कौन दे सकता है। इवोल्यूशन ऑफ द परचेज रिक्वेस्ट फ्रॉम द परचेज डिपार्टमेंट। अब हम देखेंगे कि परचेज डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगा कि मुझे कौन सी बेस्ट कोटेशन आई है। फिर वो जो भी कोटेशन दे रहे हैं बेस्ट चीज़ों को डिलीवर करने की, उसके लिए मैं बात करूंगा कि सबसे बेस्ट प्राइसिंग क्या रहने वाला है। फिर मैं कोटेशन को समझूंगा कि जो भी कोटेशन में लिखा हुआ है क्या वो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। फिर मैं उसकी कोटेशन को अप्रूव कर दूंगा। फिर वो क्या करेंगे, जो भी उन्होंने अप्रूव किया है, जिन्होंने भी उन्होंने प्रॉमिस किया है, उस चीज़ को मेरे स्टॉक में पहुंचा देंगे, वेयर हाउसिंग में पहुंचा देंगे। फिर वो मटेरियल जो था वो मेरे प्रोडक्शन के लिए आगे बढ़ जाएगा, वो अपना बिल मुझे दे देंगे और मैं उनकी पेमेंट को रिलीज कर दूंगा। दिस इज योर MM मॉडल। ठीक है सर, तो बाकी चीज़ें ये सारी थ्योरी में जो मैंने आपको समझाई है, जो मैंने बोला है, ये आपके यहाँ पे लिखा हुआ है ना। वी हैव अ क्वालिटी मैनेजमेंट मॉडल। ठीक है, अब इसके लिए मैंने एक न्यूमेरिक आपका सेट किया था, CA ने प्लानिंग इंप्रूव की क्वालिटी के लिए। आपको कैसे याद रखना है, CA ने प्लानिंग इंप्रूव की क्वालिटी के लिए। सबसे पहले क्वालिटी मैनेजमेंट जो आप प्रोसेस की बात कर रहे हो, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। तो इसमें प्लानिंग, कंट्रोल, एश्योरेंस, इंप्रूवमेंट शामिल होता है। मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूं। प्लानिंग का मतलब है चीज़ें कब कैसे अच्छी होंगी। अगर आपको पहले से पता ही नहीं है कि कैसे काम करना है तो आप चीज़ें करेंगे कैसे। ठीक है, दिस इज योर प्लानिंग। कंट्रोल, कि मैं जो भी प्लान कर रहा हूँ क्या सारे काम उसी की तरह हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो मैं चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा कि वो सभी चीज़ें उसी तरीके से होनी चाहिए जैसे मैंने सोचा था। नाउ एश्योरेंस, आपको टाइम टू टाइम चेक करना होगा ताकि एश्योरेंस आए कि हाँ हर काम वैसे ही हो रहा है जैसा मैंने प्लान किया था, और अगर कोई गलती आ रही है तो टाइम टू टाइम मुझे इंप्रूव करना होगा। इससे आपकी आती है क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल की बात कि भैया इन सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना होगा, तभी हम चीज़ें अच्छी कर पाएंगे। और अगर ये चीज़ें सही से आपने मैनेज कर ली तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, वी हैव अ प्लांट एंड मेंटेनेंस मॉड्यूल। ये क्या कहता है, इसकी थ्योरी को फोकस करो, डायग्राम को आप एक बार पढ़ लेना। चलो डायग्राम से स्टार्ट करता हूँ कि भैया आपने आपकी कंपनी में 500 असेट है, 500 असेट्स की मेंटेनेंस कैसे होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, कैसे मतलब और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे वो कब खरीदा गया, उसको कब रिपेयर की जरूरत है। अगर टाइम से रिपेयर नहीं किया गया तो मशीन बंद हो जाएगी, मशीन प्रोडक्शन देना कम कर देगी, आउटपुट अच्छा नहीं आएगा, तो हमने जो पैसे लगा रखे हैं, जो रिटर्न इन्वेस्ट कर रखी है उस पर रिटर्न प्रॉपर नहीं आएगी और हमारे जो पैसे लगे हैं सर वो वेस्ट हो सकते हैं। तो इसी के लिए इन्होंने कुछ चीज़ें बताई है जिसको मैंने 5 स्टार भी कराया था। देखो इसका फायदा ये है कि मिनिमम ब्रेकडाउन हो। मिनिमम ब्रेकडाउन का एक ही मतलब है कि भैया हमारी चीज़ें खराब ना हो, हमारी चीज़ें जो हैं वो टाइम से काम करती रहें और हमारी जो मशीनें हैं जिस पर्पज़ के लिए हम लगाएं उसको फुलफिल कर सके। कीप मशीन एंड अदर फैसिलिटी इन कंडीशन दैट परमिट्स दैम टू बी यूज द ऑप्टिमम कैपेसिटी, ताकि आपकी मशीन इस तरीके से काम करे कि लाइफ टाइम वो अपना जो आउटपुट है उसको मेंटेन करके बरकरार रख सके। ऐसा नहीं कि शुरुआत में 10,000 यूनिट दे रही थी अब 1,000 दे रही है। अगर आप उसे मेंटेन रखोगे, टाइम टू टाइम चीज़ें मैनेज करोगे तो कभी भी ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द मशीन्स, बिल्डिंग एंड सर्विस रिक्वायर्ड बाय द सेक्शंस ऑफ द फैक्ट्री एंड परफॉर्मेंस देयर फंक्शंस टू ऑप्टिमम रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। कि अगर मान लो वो बंद हो गई, अगर मान लो कुछ दिक्कत आ गई तो दिक्कत ये होगी कि आपका काम रुक जाएगा और जिस पर्पज़ के लिए आपने मशीनें लगाई थी, जो आपने लेबर बुलाए थे, जो कंपनी फिट की थी, उसमें महीने 2 महीने का टाइम लग जाएगा। बट अगर टाइम टू टाइम रिपेयर होगा, मेंटेनेंस होगा तो ये सारी दिक्कतें नहीं आएगी। तो ये ERP मॉड्यूल आपको इस चीज़ में हेल्प करता है। नाउ वी हैव द CRM। CRM क्या कहता है, दैट इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द CRM। RTP में 2018 में भी आया था, मई 2019 में भी आया था CRM, और उसके 4 बेनिफिट के बारे में 4 पूछा है, लेकिन मैंने आपको 5 बेनिफिट बताए थे। ये आपको इस तरीके से याद करने के लिए मैंने बोला था, अप सेलिंग होती है, क्रॉस सेलिंग होती है, मार्केटिंग में हेल्प मिलती है, रिलेशंस अच्छे होते हैं, रेवेन्यू बढ़ती है, कम्युनिकेशन होता है। तो इसके लिए मैंने आपको एक
कीवर्ड दिया था यहाँ पे याद करने के लिए। यूपी ने सीएस की मार्केटिंग का रिलेशन बनाने के लिए मतलब रिलेशन बना के रेवेन्यू बढ़ाई और कम्युनिकेशन किया। तो पहला पॉइंट है सर यूपी इज अपसेलिंग। अपसेलिंग मतलब 2 के साथ 1 फ्री, 5 के साथ 1 फ्री, दिस इज अपसेलिंग। क्रॉस सेलिंग मतलब पिज्जा खरीदने गए, कोक भी खरीद लिया। मार्केटिंग बढ़ती है सर, हमें पहले से पता चल जाता है कि कस्टमर की नीड और बिहेवियर क्या है। उसके बाद इम्प्रूव्ड कस्टमर रिलेशंस। इम्प्रूव्ड कस्टमर रिलेशंस का मतलब ये है कि हम जब उनकी चीज़ें टाइम से करेंगे, उन्हें जब खुशी फील होगी तो वो बार बार हमारे पास ही आएंगे। उसके बाद इंक्रीज कस्टमर रेवेन्यू, कि जब हमें पता चलेगा कि कस्टमर का पैटर्न क्या है तो उसके अकॉर्डिंग हम वही सेल करेंगे। बेटर इंटरनल कम्युनिकेशन, जब सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाएंगी प्रॉपर और हम सारी चीज़ें एक साथ कर पाएंगे तो हमारा कम्युनिकेशन लेवल इंप्रूव हो जाएगा और टाइम से सारी चीज़ें हो पाएंगी। दिस इज योर CRM। एंड लास्ट पॉइंट इसमें हमें ये देखना था कि हम इन सारे मॉडल्स को जितना अच्छे से जोड़ेंगे, जैसे आपका एप्पल का इकोसिस्टम है वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे है कि अगर चीज़ें एक साथ जुड़ेंगी तो वो और अच्छी परफॉर्मेंस आपको दिखे जाएंगी। इसी के साथ चैप्टर हमारा होता है ओवर। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक एंड बाय बाय। यहाँ तक अच्छे से एक बार रिविजन कर लीजिए, ठीक है। और जितना मैंने आपको पढ़ाया यही आपको बार बार रिवाइज करना है और इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। आई एम 100% श्योर। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, सेहत का ख्याल रखिएगा और चीज़ों को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू।